हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस। हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हम रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ेंगे और कुछ एक टॉपिक पिछली वीडियो के हमारे छूट गए थे, तो हम उन टॉपिक्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा स्मॉलर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये एक तरह से हमारे डाइजेशन का ही एक पार्ट है जो कि फाइनल डाइजेशन में काम आता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा स्मॉल, ये लार्ज इंटेस्टाइन जरूर है लेकिन ये हमारा स्मॉल होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद रह जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और सम वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो वॉल्स होंगी लार्ज इंटेस्टाइन की, वो क्या करेंगी, कुछ वाटर और सॉल्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, इसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल या फूड रह जाएंगे, उसे वो रेक्टम के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है या फिर एनस तक पहुंचाया जाता है, जो कि एक रेक्टम जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है एनस तक पहुंचाने के लिए, और फिर एनस के थ्रू से बाहर निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेसिव ऑफ वाटर, यानी वाटर जो एक्सेसिव है, जो हमारी यूज का नहीं है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल बचेगा उसे वो रिमूव कर देगा, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो लार्ज इंटेस्टाइन एक तरह से एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, अभी वो हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी एक इसका डाइजेशन का पार्ट ही है, लेकिन हम इसे अभी नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो हमारी किडनी है वो एक्सक्रीशन की जॉब को फिल्टर करने में काम करती है, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को। जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, फिल्टर करती है डाइजेस्टेड फूड को। तो वो प्रोसेस हम पूरी लंग्स किडनी के साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। यह हमारा आज का पहला न्यू टॉपिक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि लिविंग बीइंग को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग बीइंग यूटिलाइज करेगा किसे, फूड एनर्जी को, फूड से प्रोड्यूस हुई एनर्जी को, यानी एटीपी की फॉर्म में होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये पूछा जाता है रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है, कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस हो रही है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी की प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें पता ही है, हमारे सेल का एक तरह से मास्टर होता है या फूड प्रोड्यूसर होता है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और करेंसी ऑफ सेल। हम एटीपी को करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। हमारे एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है एटीपी की। और ये जो है स्टोर कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रिलीज कब होती है, जब इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। आगे यहाँ पर एक डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें आप देख रहे हैं ये एटीपी का सिंथेसाइज हो रहा है। ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैट्रिक्स कहते हैं ना। ये जो है क्या करेंगे, हमारी एटीपी को सिंथेसाइज करेंगे। तो ये पूरा डायग्राम है एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। पहला स्टेप ही है कि ग्लूकोज का ब्रेक किस में होना, पायरुवेट में। ये जो स्टेप है ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो किस में ब्रेक हो जाते हैं, पायरुविक एसिड में। यहाँ पर जो हमारे ग्लूकोज है उसके पास 6 कार्बन एटम होते हैं, हमें पता है ना, C6H12O6 होता है उसका फॉर्मूला। तो C6 इसका मतलब है कार्बन के 6 एटम है, जबकि पायरुविक एसिड में जब वो ब्रेक हो जाएगा तो उसके पास सिर्फ C3 बचेंगे, यानी कि 3 एटम बचेंगे, यानी बिल्कुल हाफ हो गए वो उसके।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारे कार्बन एटम का। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ सेकेंड स्टेप है ये इसका, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि एक तरह से हमारा जो पायरुविक एसिड है वो भी दोबारा एक और अब आगे भी जाके वो भी ब्रेक होने वाला है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड अब खुद ब्रेक होगा और कंपाउंड निकालेगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा वो, और जो हमारे यूज काम में आएंगे, हमारी एनर्जी रिलीज करेगा वो उससे। एंड द मॉलिक्यूल, जो वो मॉलिक्यूल होंगे जो वो प्रोड्यूस करेगा पायरुविक एसिड डिकम्पोज होके या फिर ब्रेक होकर, वो किस पर डिपेंड करेंगे, हमारी रेस्पिरेशन किस टाइप की है। अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है तो वो अलग टाइप के होंगे, एनाएरोबिक है तो वो अलग टाइप के होंगे। तो रेस्पिरेशन, अब ये रेस्पिरेशन पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसी है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है, जो जिसका मतलब है ऑक्सीजन का लेना और CO2 का रिलीज करना, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ऑक्सीजन को लेना और CO2 का एक्सहेल करना, ये ब्रीथिंग होता है। लेकिन हमारी जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन से डिफरेंट होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी को रिलीज करने के लिए सिंपल फूड का ब्रेक होना सेलुलर रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। जबकि ब्रीथिंग क्या है, एक्सहेल और इनहेल करना O2 और CO2 को। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, जो कंफ्यूज हो जाते हैं हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एनाएरोबिक और एरोबिक। ये हम ऊपर मैंने अभी बता दिया है। जैसे एरोबिक है वो क्या करेगी, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी है, जो कि किसमें होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगी, यानी कमी ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन। पायरुविक एसिड को या तो कन्वर्ट कर देगी इथाइल अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में। अब यहाँ इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ग्लूकोज जो है उसके पास 6 कार्बन एटम है, मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट एसिड में। यहाँ पर उसके 3 ही कार्बन एटम रह जाएंगे, और इन 3 जो निकल गए ना, उससे क्या होगा, ब्रेक होगा ये जो 3 कार्बन एटम, उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यानी कि ATP। अब यहाँ 3 टाइप की हमारी रिएक्शन हो रही हैं। पहली हो रही है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दूसरी हो रही है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तीसरी हो रही है हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पहले पढ़ते हैं हम, जो कि ईस्ट के अंदर होती है। इसमें क्या क्या बनता है, पहला बनता है इथेनॉल, यानी कि C2H5OH, ये फॉर्म होता है। C2H5OH का मतलब है कार्बन एटम सिर्फ 2 रह गए, तो यहाँ कितना ब्रेक डाउन हो गया, 6 से 3 हो गए, 3 से 2 हो गए। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई है और एनर्जी यानी कि ATP प्रोड्यूस हो गई है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में सेकंड टाइप की हमारी रेस्पिरेशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो मसल सेल्स हैं हमारी, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर हमारी ये रेस्पिरेशन हो रही है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी, लेकिन यहाँ पर कार्बन एटम सेम है, 3 है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होगी, क्योंकि ये एरोबिक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एरोबिक है और ये एनाएरोबिक है दोनों। तो एरोबिक में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, वाटर फॉर्म हो रहा है और ATP फॉर्म हो रही है। ATP तो सब में ही फॉर्म होगी, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि एथेनॉल है, इसमें लैक्टिक एसिड है, इसमें CO2 और H2O है, तो यहाँ डिफरेंस आ गया थोड़ा सा। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ आएगा हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक और एनाएरोबिक में डिफरेंस क्या है, ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस होती है, जबकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि इसका अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मेन डिफरेंस है इनके बीच का, ये पेपर में आता है, इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। पहली दोनों ही मसल क्रैम्प के बारे में। मसल क्रैम्प एक रनर के पैर में या फिर किसी के भी पैर में आ सकती है, जब उसके
लेग मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगी? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो जब ये मसल सेल में तब होती है जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ पर रनर की पिक्चर दी हुई है जिसमें उसके मसल क्रैम्प आ गया है। तो मसल क्रैम्प क्यों आया? क्योंकि वो भाग रहा था और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसकी बॉडी के अंदर, इसीलिए अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं सकती, एनर्जी रिलीज करनी है, तो उसके लिए क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। यहाँ पर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड बना रहा है। और जो कहाँ पर बना रहा है? मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प आ रहा है। तो लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो लेग मसल्स हैं उसमें पेन आने लगता है, या उसकी वजह से ही मसल क्रैम्प हो जाता है। तो ये मेन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पेपर्स में कि मसल क्रैम्प क्यों आता है और किसकी वजह से आता है। सारे डिफरेंट मेथड भी हैं किसके लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने के लिए। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट मेथड का इसमें यूज़ करते हैं। पहला हमारा डिफ्यूज़न मेथड है, जो कि क्या है? हम इससे क्या कर सकते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास तो एक ही सेल होगा, तो उनके पास कोई ब्लड स्ट्रीम तो होगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? डिफ्यूज़न का यूज़ करके ऑक्सीजन का इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करेंगे। प्लांट्स में भी डिफ्यूज़न ही होता है, क्योंकि उनमें भी कुछ ब्लड स्ट्रीम, उनमें ट्रांसपोर्टिव टिश्यूज ज़रूर होते हैं लेकिन ब्लड स्ट्रीम उनमें नहीं होती हैं, तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करते हैं। पर उनमें स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से क्या करते हैं? वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ये हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टोमेटा में किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है जिसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लेकिन वो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि इस जॉब को कंप्लीट करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जॉब को। और हमारे जो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एक हमारी फिश भी आती है जो हमारी एक्वेटिक एनिमल है, उसमें गिल्स होती है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और वो गिल्स बहुत मेन काम करती है। वो क्या करती है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि हमारे वाटर में डिजॉल्व है, वो गिल्स के थ्रू मतलब गिल्स जो है उस फिश की मदद करती हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने में, यानी इनहेल करने में। इसीलिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कम ही होती है। पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी होगी? कम ही होगी, एयर से तो कम ही होगी, तो इसीलिए उनकी ब्रीथिंग रेट भी फास्ट होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, तभी तो वो अपने मतलब जिंदा रह पाएंगे पानी में। अगर वो फास्ट जल्दी ऑक्सीजन लेंगे तो, अगर धीरे लेंगे तो वो मर ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन ही कम है। जबकि इंसेक्ट्स जो हैं उनके पास एक सिस्टम होता है स्पेरिकल और ट्रैंकियास का, जो उन्हें ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। अब यहाँ आते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो हम बात कर रहे हैं जैसे और हमारे ह्यूमन बींग्स की, या फिर ले लेते हैं टाइगर को, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो लैंड पे रहता हो, टेरेस्ट्रियल हो, वो उसके पास जो है डेवलप्ड लंग्स का एक सीक्वेंस होता है। वो डेवलप्ड लंग का वो जो सीक्वेंस होता है वो क्या हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। इसीलिए उनका हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है, टाइगर का हो या हमारा हो, वो स्लोअर होता है। किससे? फिशेस से। क्यों? क्योंकि हम जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और हमें तो ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है? एयर में मिल रही है, और बहुत सारी है, भरपूर है। तो हम क्यों अपना रेट ऑफ ब्रीथिंग को इतना हाई रखेंगे? हम तो धीरे लेंगे ना, हमें तो मिल जाएगी, सफिशिएंट है हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोग स्लोअर रखते हैं अपने ब्रीथिंग रेट को। हमारा ब्रीथिंग रेट स्लोअर होता है फिशेस से, जबकि फिशेस का फास्ट होता है। ये डायग्राम है फिशेस की गिल्स का। ये हमारी फिश है, उसकी ये गिल्स हैं। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? जो गिल्स हैं इसमें ये ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट है। ये ब्लड स्ट्रीम क्या कर रही है? जैसे ही ये गिल्स से वाटर यहाँ इसके माउथ से होता हुआ गिल्स तक जा रहा है, ये गिल्स जो है यहाँ से वाटर क्या कर रहा है? ये फ्लो कर जा रहा है, यहाँ बाहर निकल जा रहा है। जबकि इस वाटर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, वो क्या कर रही है? इस ब्लड स्ट्रीम से
होते हुए इसकी बॉडी के अंदर जा रही है। तो यानी कि ऑक्सीजन तो इसकी ब्लड स्ट्रीम से होते हुए अंदर जा रही है ना, अब्जॉर्ब हो रही है, जबकि वाटर जो है बाहर निकल जा रहा है। तो इसकी हेल्प कर रही है ये गिल्स क्या करने में, ऑक्सीजन को इनहेल करने में। आई थिंक आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel.